तो आज हम लोग एनसीईआरटी का चौथा चैप्टर हम लोग कवर करना शुरू करेंगे। और ये चैप्टर जो है आपके परीक्षा के नज़र से मतलब एग्जाम और व्यू से ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टरों में से एक चैप्टर है, क्योंकि ये पूरे केमिस्ट्री का मतलब पूरे साइंस का मात्र एकलौता चैप्टर है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पार्ट है। बाकी सारे इनऑर्गेनिक के पार्ट थे, फिजिकल केमिस्ट्री के पार्ट थे, लेकिन ये चैप्टर अपने जाने में बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि यहाँ पर आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बेसिक कंसेप्ट के बारे में सीखना है। आपके इसके सारे बेसिक फंडे आपको यहाँ पे सीखने हैं, जहाँ पर कार्बन कैसे अपने एलिमेंट्स के साथ कई सारे एलिमेंट्स के साथ मिलकर कंपाउंड बनाता है, ये कंपाउंड बनाता है तो इसकी बाइंडिंग कैसे होती है, कब कोवैलेंट बॉन्ड बनाता है, क्या कार्बन आयनिक बॉन्ड भी बनाता है, क्या कार्बन के जो कंपाउंड होते हैं उनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या ये विद्युत के कंडक्टर होते हैं मतलब कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं या नहीं करते हैं, इससे कितने अपरूप यानी एलोट्रॉप पाए जाते हैं, साथ में वर्क फ्लोरेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, फिर जो कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करता है, जो कार्बन कंपाउंड का निर्माण करता है, वह हाइड्रोजन इसका सबसे प्रिय एलिमेंट क्यों होता है, वह अधिकतर हाइड्रोजन के साथ ही मिलकर बनाता है। जब ये हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो इसका नाम क्या होता है, अगर किसी अदर एलिमेंट्स के साथ मिल जाता है तो उसका नाम क्या होता है, फिर उसका कॉमन नाम क्या होगा, मतलब जो हम लोग जनरल नाम, आप लोग का भी दो नाम होता है ना, घर का नाम एक स्कूल का नाम, तो उस तरह से इसका भी एक कॉमन नाम होता है, एक स्कूल का नाम मतलब आईयूपीएसी नाम होता है। फिर ये जब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बनाते हैं तो जैसे मान लीजिए कि जिसके पास जिसमें कार्बन की संख्या 17 हो, 18 हो, 20 हो, हाइड्रोजन की संख्या उसमें 35 हो, 40 हो, तो ये बड़े बड़े जो स्ट्रक्चर बनाते हैं तो उनका नाम क्या होता है। फिर ये कई सारे अपमार्जक बनाते हैं, कई जगह साबुन सरफ सब इसी से बनता है। साबुन जो आप लोग नहाते हैं ना, लाइफबॉय साबुन हो गया, डिटॉल साबुन हो गया, या कपड़ा धोने के लिए आप सर्फ एक्सल निरमा जो भी यूज करते हैं, उघाड़ी डिटर्जेंट जो भी सब बनाते हैं, ये सारे के सारे कार्बन के केमिकल से बने होते हैं। जब हम लोग कभी आपने ये सोचा है कि कपड़ा जो होता है वो गंदा हो जाता है या कॉलर्स पे जो होते हैं वो दाग पकड़ लेते हैं, वो दाग कहां से आ जाते हैं, क्या जमीन आसमान में उड़ते हुए धूलकण होते हैं, अगर धूलकण होते हैं तो वो काला कैसे पड़ जाता है। कभी आपने सोचा है कि ठीक है काला तो पड़ गया पर उस पर साबुन गया तो उसको साफ कैसे कर देता है, क्या वहां पर भी कुछ होता है कि केमिकल के पास तो मिस्टर इंडिया होता है, जादू की छड़ी उसके पास होती है या जादू की घड़ी उसके पास होती है, ऐसा नहीं होता। ऐसा भी नहीं है कि घड़ी डिटर्जेंट के पास घड़ी होती है, कहा कि जादू वाली घड़ी इसी के पास है मिस्टर इंडिया वाला, ये वहां पहुंचता है और वो क्या करता है उस गंदगी को साफ कर देता है। तो अगर घड़ी के पास घड़ी है, उसका नाम है घड़ी, अगर सर्फ एक्सल के पास क्या है, तब तो वो बोलता ही ना कि दाग लगने से कुछ अच्छे होते हैं, तो दाग अच्छे हैं। तो ये सब चीजों के बारे में, कैसे वो केमिकल्स काम करते हैं, कैसे गंदगी साफ हो जाती है, किस तरह से। अब ये नहीं कि आए और क्या कहते हैं 10 हाथों वाली शक्ति, ऐसा कुछ नहीं है। ये 10 हाथ वाली शक्ति इसमें काम नहीं है, इसमें कुछ और कहानी निकलता है। तो ये सब चीजों के बारे में इस चैप्टर में कवर करना है, इसलिए ये चैप्टर आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इस चैप्टर से आपके एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन तो बिल्कुल फिक्स है कि 2-3 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। इसलिए आप यूपी बोर्ड को हो, बिहार बोर्ड को हो, सीबीएसई बोर्ड को, मैंने जहां पर एनसीईआरटी बुक फॉलो होती है वहां पर ये चैप्टर उस बोर्ड के लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक चैप्टर है। इसलिए आप जब भी पढ़िएगा बहुत केयरफुल होकर पढ़िएगा, इसीलिए इसका वीडियो का पार्ट जो होगा उसकी संख्या ज़्यादा होगी, 4 भी पार्ट बन सकता है, 5 भी पार्ट बन सकता है, 6 पार्ट भी बन सकता है, क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा, मैंने बड़ा तो नहीं है पर इसको बड़ा किया जाता है ताकि बच्चों को समझ में अच्छे से आए। क्योंकि आप जब आगे भी जाओगे ना, जब आप 11th करोगे, 12th करोगे, या बीएससी करोगे, या मेडिकल या इंजीनियरिंग की तैयारी करोगे, वहां पर भी ये चैप्टर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है।
आगे चलकर तो ये चैप्टर जो है एक बुक का नाम रख लेगा जिसका नाम होगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरी किताबें ले लेकर बैठ जाता है ये। तो आइए हम उस चीज की शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि जितने भी आप कार्बन की बात करते हो तो कार्बन जो होता है वह हमारे एटमॉस्फेयर में जो वातावरण होता है, पढ़ रहे हो ना कि 78% करीब नाइट्रोजन होता है, 21% जो होता है वो ऑक्सीजन होता है, और बचा हुआ जो हमारे पास 1% होता है उसमें बाकी सारे गैसेस होते हैं। उसमें 0.03% जो है, मात्र 0.03% जो होता है वो कार्बन पाया जाता है एटमॉस्फेयर में। याद रखिएगा, ये कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। अगर एटमॉस्फेयर की बात करेंगे, वायुमंडल में बात करेंगे, तो मात्र 0.03% कार्बन पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जब ये तो हो गया एटमॉस्फेयर में, भूमंडल, एटमॉस्फेयर में जो वायुमंडल है, ठीक है, ये वायुमंडल की बात हो गई। लेकिन अगर इसी चीज को हम भूपर्टी की बात करें, मिट्टी के भूगर्भ की बात करें, तो कहा कि जो भूगर्भ होता है उसमें मात्र 0.02% होता है। कहा? मिट्टी के अंदर जो भूगर्भ होता है। भूपर्टी में जो होता है वह खनिज के रूप में, जो इनसाइड द अर्थ मिनरल्स के रूप में, ये मिनरल्स फॉर्म में सिर्फ जो होता है वह 0.2%। अब सोचो, भूगर्भ में मात्र 0.2% होता है। आपको बता दें, इसी कार्बनिक पदार्थ से जो होता है बहुत सारी चीजों का निर्माण होता है। आप पेट्रोल, डीजल, आप जितने भी देखे होंगे ना, ये सब के सब इसी कार्बनिक पदार्थ से निकलता है। कोयला, बहुत सारे खनिज पदार्थ जो होते हैं इस कार्बनिक पदार्थ से निकलते हैं। तो 0.02% बहुत मात्रा होता है। ठीक है, कहते हैं कि इसके जितने भी कॉम्प्लेक्स होते हैं, आपको हम बताएं, जैसे में आप एसिटिक एसिड को देख लो, इसके बहुत सारे ऐसे कॉम्प्लेक्स हैं जिनकी मेल्टिंग पॉइंट, जो बॉइलिंग पॉइंट होती है, जो ज्यादा नहीं होती। वहां भी आगे हम आपको बताएंगे क्यों ज्यादा नहीं होती है। तो अगर आप मान लो कि हमारे पास एक फॉर्मूला है एसिटिक एसिड, CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। ये इसका कॉमन नाम है, ध्यान रखिए। हम आगे आपको बताएंगे IUPAC नाम, एक नाम होता है IUPAC नाम, इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। आप बहुत जगह नाम सुने होंगे IUPAC का। तो ये इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये IUPAC मतलब ये ऐसा नाम जो, जिस नाम से पूरा विश्व इसको जाने। जैसे में आपका अपना नाम जो स्कूल में यूज होता है, जिस नाम से आपको पूरा दुनिया जानता है। जब आप मार्केट में फेमस होंगे, आप सक्सेस हो जाएंगे, बड़े डॉक्टर, बड़े इंजीनियर, IAS IPS या किसी भी फील्ड में एक बड़े अधिकारी बन के जब आप आएंगे, तो उस नाम से आपको पूरी दुनिया पुकारेगी। वह नाम जो होगा आपके लिए, केमिस्ट्री के लिए, एक IUPAC नाम होता है जिसे सारा लोग जानता है। ठीक है, तो और ये कॉमन नाम जो ऐसा नाम होता है जो आपके घर वाले उस नाम से आपको बुलाते हैं। जैसे में आपका नाम छोटू हो, मोटू हो, जो भी आपके घर के नाम हो, काकू हो, जो भी आप नाम, आप घर के नाम आप लोग लेते हैं, वो नाम आपका इंपॉर्टेंट होता है, माने वो कॉमन नाम होता है। ठीक है, अब कॉमन नाम जो है, कई लोग अपना अपना नाम रख देते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि मम्मी कुछ और नाम रख देती हैं, बुआ कोई और नाम रख देती हैं, दादा कुछ और नाम रख देते हैं। तो ये सब कॉमन नाम है। ठीक है, लेकिन जो आपका रियल नाम है, जो आपका घर का नाम है, इस कॉलेज, जो स्कूल में आपका नाम दिया गया है, वह नाम सबसे इंपॉर्टेंट नाम है। वो सारे पूरे देश में नाम, पूरे विश्व में आपका नाम जाना जाएगा। ठीक है,
तो उसी तरह से यहां पे जो एक कॉमन नाम होता है, ये इसका कॉमन नाम एसिटिक एसिड है। एसिटिक एसिड का आपको बात करें अगर मेल्टिंग पॉइंट का, तो करीब करीब होता है 290 केल्विन, और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, ये इसका गलनांक है। थोड़ा सा हम नीचे लिख देते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कुछ कंपाउंड्स के एग्जांपल देते हैं हम, कुछ यौगिक हैं, इनका हम गलनांक इंग्लिश में बोलते हैं इसका मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है, और दूसरा है क्वथनांक, ठीक है, ये इसका बॉइलिंग पॉइंट होता है। पीटी लिखे मतलब पॉइंट। अब देखो, जैसे कंपाउंड ले लो एसिटिक एसिड CH3COOH, इसका नाम होता है एसिटिक एसिड। आईयूपीएसी नाम होता है, इसको बोलते हैं इथेनोइक एसिड। ये इसका कॉमन नेम, CN मतलब कॉमन नेम, और आईयूपीएसी नेम जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग इथेनोइक एसिड। आगे हम पढ़ाएंगे क्यों इसको इथेनोइक कहते हैं। आपको बताएं कि इस कंपाउंड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो मात्र 290 केल्विन होता है। ध्यान रखेंगे डाटा केल्विन में है, ये भी डाटा केल्विन में होगा, और इसकी बॉइलिंग पॉइंट 391 केल्विन होती है। ये डाटा जब भी लेते हैं ना, ये लैबोरेटरी से निकाली जाती है, ये हम अपने अंदाज से नहीं लिख देते हैं जो मर्जी वो, नहीं, ये आपको लैब से डाटा दी जाती है कि हाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट ये है, इसका बॉइलिंग पॉइंट ये है, ये लैब से सारी डाटा दी जाती है, ठीक है। तो आपको पता है ना कि डिग्री सेल्सियस को, अगर डिग्री सेल्सियस है तो उसमें क्या करते हैं हम लोग, अगर डाटा को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो डिग्री सेल्सियस में 273 केल्विन को हीट जोड़ देते हैं तो डाटा केल्विन में मिल जाता है। मतलब 1 डिग्री सेल्सियस जो होता है वो 273 केल्विन के बराबर होता है, ठीक है, अगर केल्विन में कन्वर्ट करना हो। तो अगर मान लो कि इससे सेल्सियस में कन्वर्ट करना होगा तो क्या करेंगे, 273 इसमें से माइनस कर देंगे तो करीब करीब 17 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। उसी तरह से यहां से 273 माइनस कर देंगे तो आपका कितना है केल्विन, वो से 273.6 करीब होता है, पर आप 273 ही पढ़िए, जब आप हायर लेवल में जाएंगे तो ज्यादा पढ़ना होगा, डेसिमल वाले ही ले लेते हैं वैल्यू, 273 उसको मान के चलते हैं। इस तरह से अगर मान लीजिए कि हमारे पास CHCl3, ये बड़ा खतरनाक एलिमेंट होता है, कंपाउंड होता है, इसका नाम होता है क्लोरोफॉर्म। आईयूपीएसी नाम इसका होता है, ये इसका कॉमन नेम है, इसका नाम होता है ट्राइक्लोरो मेथेन, ठीक है। इसकी जो मेल्टिंग पॉइंट होती है 209 केल्विन होती है, और ये 334 केल्विन होता है। उसी तरह से आपका एक और स्ट्रक्चर ले लो जिसका नाम होता है इथेनॉल। इसका नाम होता है एथेनॉल। ये एथेनॉल इसका आईयूपीएसी नाम है, ठीक है। अभी हम आपको सबको बारे में बताते हैं। ये इसका ये 156 डिग्री और ये होता है इसका 351, और इसमें एक कंपाउंड और ले लो, यहां हम ऊपर लिख देते हैं CH4, इसका नाम होता है मीथेन, इसका नाम होता है मेथेन, ठीक है। और इसका जो होता है वो 90 केल्विन, और ये होता है करीब करीब 111 केल्विन। अब जरा बताएं, ये मेथेन का जो कॉमन नाम होता है हम लोग कहते हैं मार्स गैस, या इसी का दूसरा नाम होता है हम लोग कहते हैं CNG, इंग्लिश में बोलते हैं कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। आप तो CNG का नाम सुने होंगे, हम आप एक एक करके CNG से पहले शुरू करते हैं।
आपको बताया कि कंप्रेस्ड नेचुरल गैस सीएनजी, आप जैसे वाराणसी में है तो वहां पे तो सीएनजी आपको नहीं मिलता है, लेकिन आप लखनऊ चले जाइए, कानपुर चले जाइए, दिल्ली आ जाइए, नोएडा चले जाइए, यहाँ पे सभी जगह पर आप देखेंगे कि जितने भी बड़ी बड़ी गाड़ी, जैसे आपको बड़ी बस भी है या आपके पास जो टेम्पू है, जो ऑटो ऑटो जो यूज की जाती है, वह कार है, उसके पीछे लिखा रहता है बड़े अक्षरों में सीएनजी। ये सीएनजी का मतलब क्या है कि यही केमिकल्स उसमें मिलाए जाते हैं। जो मेथेन दिख रहा है ना, इसी को भरा जाता है उसमें। अब ये मेथेन जो होता है जिसमें सीएनजी भरे जाते हैं, ये क्या करता है कि आपको पता है ये बड़ा इको फ्रेंडली केमिकल्स होता है। पेट्रोल को आप जलाते हो तो उसमें से लीड ऑक्साइड निकलता है, जो कि ओजोन गैस को तोड़ने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल अपनाता है। ओजोन पढ़े हो ना, स्ट्रेटोस्फेयर के पास वायुमंडल, ज्योग्राफी तो बहुत अच्छी तुम लोग की होगी, तो वहां पर प्रत्येक वायुमंडल के ऊपर जो होता है एक परत होती है जो लगभग लगभग 10,000 किलोमीटर क्यूब के एरिया में जो होता है, क्यूब वॉल्यूम निकाला जाता है ना, ऊंचाई मोटाई लंबाई सब निकालते हैं, तो एरिया में पाया जाता है। और वो क्या करता है, सनलाइट से आने वाले अल्ट्रावायलेट रे, जो यूवी रे होते हैं, इंफ्रारेड होते हैं, उनको क्या करता है, वो एब्जॉर्ब करता है और ट्रैप को वापस लौटा देता है। सनलाइट की पूरी मात्रा हमारे अर्थ सरफेस पर नहीं आने देता है, बहुत कम मात्रा में अर्थ सरफेस पर हमारे पास आता है। अन्यथा अगर पूरी सनलाइट, जितना सनलाइट अगर चलता है वहां से, अगर पूरा आ जाए हमारे सरफेस पर, तो कोई जीव जंतु नहीं बचेगा, सारे क्या करेंगे, जल जाएंगे। ठीक है, तो यही जो हमारे पास आप देखे होंगे कई लोग को स्किन कैंसर हो जाता है। स्किन कैंसर होने के पीछे यही रीजन होता है। आप कभी देखना, गर्मी के दिनों में आप जब धूप में, जब जून जुलाई का महीना होता है, आप धूप में जब चल देते हो तो आपके पीठों पर बर्निंग हो जाती है, बड़े बड़े छाले पड़ जाते हैं, काला काला पीठ हो जाता है। ऐसा क्या? ये सनलाइट की इफेक्ट है। सोचो कि इतना सनलाइट पूरा नहीं आता है, उसके बाद यह हाल है कि आपके शरीर के पार्ट को जला देता है। अगर सनलाइट पूरा आ जाए तो क्या होगा, तो यहां से स्किन कैंसर क्रिएट होता है। ठीक है, जिसे लोग कुष्ठ रोगी कहते हैं। कुष्ठ रोगी जो होते हैं वो खासकर इसीलिए, स्किन सनलाइट जो आता है वो अल्ट्रावायलेट रे उनके हाथों पे, जहां का उन पर पड़ जाता है, वो जला देता है। और धीरे धीरे जितने भी कुष्ठ रोगी होते हैं, कुष्ठ रोगी जल्दी ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि जिस ऑर्गन को एक बार वो सड़ाना शुरू कर देता है, यूवी रे का इफेक्ट पड़ जाता है उसके ऊपर और सड़ाना शुरू करता है, तो वो धीरे धीरे उनके अंग जो होते हैं वो कटने लगते हैं, गलने लगते हैं। आप देखेंगे कुष्ठ रोगी को यहाँ पर बैंडेज किया जाते हैं। सबसे मजेदार बात आपको बताएं कि वो धीरे धीरे, आप अगर एक साल पहले उनकी इस उंगली पर देखे होंगे कुष्ठ, तो साल भर के बाद देखेंगे कि उनकी पूरी उंगली जो होती है वो कट के गल जाती है, गिर जाती है, वो एकदम सड़ने लगता है, बड़ी बदबू देता है, बहुत बेकार स्थिति होती है। तो ऐसे कंडीशन में ऐसे पेशेंट से मतलब कि इस तरह की स्थितियों को बचाने के लिए ओजोन लेयर बनाई जाती है। वो भगवान बनाकर ही भेजे हैं कि ओजोन लेयर होगा, वो सनलाइट को आएगा, उसको ट्रैप करेगा और फिर से वापस कर देता है। ठीक है, तो इस तरह की कहानी जो है। अब ये जो अब पेट्रोल जो है, डीजल जो है, किरोसिन, इन सबको जलाने पर कई सारे तरह के धुएं निकलते हैं। उसमें खासकर धुआं जो होता है, आप कभी कोयले को जलाए हो या लकड़ी को जब जलाते हो, खासकर कोयला आपके घरों में कभी कभी आपके शादी विवाह पड़ता है। अब तो सिस्टम गैस वाली सिस्टम हो गई है, लेकिन पहले कोयला यूज हुआ करता था। और कोयले से जो होता था, आप कभी देखे होंगे, धुआं जो होता है वो दो तरह के निकलता है। आप जब गाड़ी को स्टार्ट करते होंगे, तो जब गाड़ियां स्टार्ट होती है तो लोग फैशन के लिए उसे काफी तेजी से वो करते हैं। आप मोटरसाइकिल ले लीजिए, बड़ी गाड़ी ले लीजिए, वो चीजें करते हैं कि हम इसके इंजन को जिंदा कर रहे हैं, लेकिन वो गलत काम करते हैं। आप उसको धीरे धीरे स्लेटर लेकर करेंगे तब उसका इंजन अच्छा से काम करेगा, उसका पिस्टन जो होता है वह अच्छे से काम करता है। लेकिन अगर उसको आप तेजी से काम करोगे तो बात वही हो गया ना कि आप दौड़ रहे हो। अगर आप जब धीरे धीरे दौड़ते हो तो आप लंबे स्पीड तक दौड़ोगे, और स्टार्टिंग में ही आप काफी तेज दौड़ना शुरू कर दिए तो क्या होगा, बाद में जाकर आप थक जाओगे। तो ऐसी स्थिति में आपको बताएं कि जब आप जलाते हो, खासकर कोयले को जब जलाते हो, तो उसमें देखोगे कि सफेद धुआं निकलता है। धुएं दो तरह के होते हैं, एक होता है ब्लैक धुआं, एक होता है सफेद धुआं। जो सफेद धुएं होते हैं उसमें सबसे अधिक कार्बन मोनोऑक्साइड पाया जाता है। ठीक है, जो सफेद धुएं होते हैं उसमें सबसे ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड CO पाया जाता है, और जो ब्लैक धुएं होते हैं वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। ये दोनों गैस में बड़े अंतर होते हैं।
कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो होता है, आपको बताएं कि ये सबसे अधिक रिएक्शन करने वाले हमारे बॉडी में होता है, और इसीलिए इसको हम लोग पॉइजनस गैस कहा जाता है, विषैले गैस कहा जाता है। और हमारी बॉडी में CO2 से रिएक्शन करने की टेंडेंसी काफी ज्यादा होती है। और आपको बता दें कि अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड इनहेल करते हैं, अगर आपको एक कमरे में, इसलिए कहा जाता है ना कि जो पहले अमेठी होता है, अंगेठी जानते हैं? अमेठी नहीं, अमेठी उत्तर प्रदेश का एक जिला है, वो नहीं, अंगेठी कहा जाता है। अंगेठी का मतलब होता है कि जब आप ठंडी के दिनों में एक कड़ाह में आप कोयले को जला देते हैं और उसको अपने कमरे में रख लेते हैं, जिसके चलते आपके कमरा क्या रहे, गर्म रहे। ये खासकर शहरी बाबू लोग करते हैं। गांव वाले तो बच्चे, गांव के लोग जो होते हैं वो तो पूरा बड़ा से इकट्ठा करके जला देते हैं। गांव के लोगों को ये सब चीजें बहुत, वो लोग कड़ाही में नहीं इकट्ठा करते हैं, वो लोग तो पूरा एक जगह सिस्टम बनाते हैं, उसी में लकड़ी जलाते हैं। शहर वालों को लगता है कि हमारा घर काला पड़ जाएगा, नीचे फर्श लगा है, फर्श हमारा जल जाएगा, फट जाएगा, इसीलिए लोग क्या करते हैं, छोटे से बर्तन में उस लकड़ी को जलाते हैं। कड़ाही ले लेते हैं, लोहे का बर्तन होता है, उसमें लोग जलाते हैं। लेकिन गांव वाले जो रूरल एरिया के हैं, उन लोगों में सब सिस्टम नहीं होता, तो कहते हैं कि हम भैया गांव वाले, गांव में जमीन की कमी होती नहीं है, शहर में तो छोटे छोटे जमीन के लिए जगह लड़ाई झगड़ा होता रहता है, ये हमारा है। गांव में ऐसा कुछ नहीं होता है। गांव के आप घर देखेंगे तो बड़े एरिया में घर होता है, घर के आगे बहुत बड़ा जमीन होता है, लोग खेलने कूदने के लिए गार्डन लगाते हैं। शहर में जाइए, ऐसा कुछ नहीं होता। शहर में छोटे छोटे जमीन की कीमत होती है। तो ये सब चीजें यहाँ पे क्या होता है कि जो आप कोयला जलाते हो, और कोयला जला करने के बाद आप देखे होंगे कि आपके घर पे जो कोयला, जो धुआं होता है, उसको निकालने की जगह दी जाती है। कभी भी कोई व्यक्ति अगर कमरे में पूरा कमरा लॉक कर ले और अंगीठी जलाकर अगर सोता है, तो उसके धुआं अगर निकलता है, तो हम पूरी तरह से आप निश्चिंत रहिए कि अगर आप कोयला जलाकर छोड़ दिया, अगर उसमें थोड़ी थोड़ी सी अगर धुआं आ रही है, तो आपको बताएं, सुबह रात को तो आप सो तो जाएंगे गर्मी में, लेकिन सुबह आप उठेंगे नहीं, और आपको सीधा उठाकर घाट पर पहुंचाया जाएगा। क्योंकि वो जो धुआं होता है, वो जो बॉडी के अंदर जाता है, तो क्या करता है, जहरीला उत्पन्न करता है, और वह आसानी से आपको ऊपर भेज देने का काम करता है। तो काफी पॉइजनस गैस जो होता है, वह कार्बन मोनोऑक्साइड होता है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड गैस ऐसा गैस होता है कि आपको बताएं कि ये एटमॉस्फेयर में, इसको कोई नहीं पूछता है। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड, हम जो सांस लेते हैं ऑक्सीजन और छोड़ते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो इसका पूछ जो है पेड़ पौधे कर लेते हैं। पेड़ पौधे इसका उपयोग करते हैं अपना खाना बनाने में। हम आगे आपको पढ़ाएंगे प्लांट फिजियोलॉजी, तो वहां आपको सिखाएंगे कैसे कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वो यूज होता है पौधे द्वारा खाना बनाने में। वहां पर क्लोरोफिल पाए जाते हैं, किस तरह से स्टोमेटा उसका ओपन होता है, बंद होता है, वो बताएंगे वहां पे। ठीक है। लेकिन इस कार्बन डाइऑक्साइड का यूज तो एटमॉस्फेयर कर लेता है, लेकिन इस कार्बन मोनोऑक्साइड का यूज एटमॉस्फेयर में कोई नहीं करता है, प्लांट भी नहीं पूछता इसको। अब ये बेचारा कोई भी लेता नहीं है, हम लोग लेते नहीं है, हम लोग सांस के माध्यम से ले लिए तो हमारे बॉडी को नुकसान ही करता है। इसलिए जब भी धुआं होता है तो हम उसको कहते हैं भाग रे भाग, भाग रे भाग। हम लोग नाक दबा लेते हैं या उसको हटाते हैं। ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो होता है वह एटमॉस्फेयर में जाता है, और जाता है, और जाने के बाद मिलता है ओजोन से। जो मिलता है ना ओजोन, O3, ये ओजोन का फॉर्मूला होता है, ओजोन गैस का। ठीक है। और उनसे जाकर मिलकर एक का बनाता है, उसको ये तोड़ना शुरू करता है, और ओजोन को तोड़कर उसको CO2 में और ऑक्सीजन में कन्वर्ट करता है, जो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक है। इसलिए क्या किया गया कि धीरे धीरे इस सिस्टम को, पेट्रोल वाले सिस्टम को धीरे धीरे कम करने जाएगा, और वहां पे उसके जगह पर हम लोग CH4 का उपयोग करना शुरू कर दिए। ठीक है। ये CH4 जो होता है हमारे बड़े काम का चीज होता है। आपको बताएं, ये इतना इंपॉर्टेंट चीज होता है CH4। जब हम लोग कॉलेज में पढ़ा करते थे, जब वहां पर हम लोग पढ़ते थे, तो कॉलेज में क्या होता है कि हम लोग जब बाइक रखते थे, तो जाहिर सी बात है बाइक रखेंगे तो उसमें तेल भरवाएंगे। तो बड़ा अजीब सी घटना होती थी। तो हम लोग जो कॉलेज में पढ़ते थे, तो उस स्थिति में हम लोग गाड़ी रखते थे, तो क्या होते थे कि गाड़ी में तेल भरवा के तो लेकर आते थे, पेट्रोल भरवा कर रखते थे हम लोग। अब सुबह रात को गाड़ी खड़ा करके गए स्टैंड में, जब सुबह लौट के आते थे तो गाड़ी चलाए, 1-2 किलोमीटर गया, गाड़ी का तेल खत्म।
बड़े हम लोग सोच में पड़ जाते थे, यार तेल क्या हो गया। तो आप देखे होंगे गाड़ी के जो पेट्रोल, जहां पे तेल वाले सिस्टम होते हैं, वहां पे पाइप लगा रहता है। तो लोग ऐसे खोल के क्या करते थे, तेल निकाल लेते थे। तो बाद में हम लोग क्या किए कि आप देखे होंगे बहुत लोग ऐसे होते हैं जहां पे तेल बंद करते हैं, खोलते हैं, वहां पे लोग चाबी लगा देते हैं, ताकि अब आप चाबी रहेगा तो कोई नहीं, चाबी से खोलेंगे तब जाकर तेल निकलना शुरू होगा। तो इसी तरह की जब घटना घट रही थी तो एक इंजीनियर था, उसके दिमाग में बड़ा खुरपाती दिमाग आया, कहा यार बड़ा दिक्कत है, ये तो जाता है और हमारा तेल चोरी कर लेता है और अपने गाड़ी में डाल लेता है, अपने गाड़ी को तेल चलाता रहता है, ये तो बहुत बुरी चीज है, हमारे तो हमको नुकसान है। तब वही सिस्टम जो आया वो सीएनजी का सिस्टम आया। आपको बताएं, ये सीएनजी की जब कोई व्यक्ति, जब अब एक समय क्या हुआ कि एक दोस्त जो एक था, वो सीएनजी अपने गाड़ी में भरवा कर लेकर आया, और चोरी करने वाला तो पता ही था कि ये तो हमको पेट्रोल भरवा के लेकर आता है, हम चोरी कर लेंगे। तो क्या हुआ, जब सीएनजी भर के लेकर आया, तो सीएनजी को जो भर के लेकर आते हैं तो वो काफी पैक होता है, पेट्रोल की तरह ऐसे टंकी नहीं खोल सकते उसको, वो काफी सील पैक होता है। अब देखिए होगा, जब पेट्रोल पंप पर आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो आप ढक्कन खोल देते हैं, उसमें पेट्रोल ऐसे डालते रहते हैं, उसमें से पेट्रोल बाहर निकलता रहता है। सीएनजी की ऐसी सिस्टम नहीं होती। सीएनजी की जो हुक होती है वो रबर पैक होती है, मतलब कि ये सीएनजी का मशीन है, ये इसके अंदर जैसे ही एंट्री करता है तो ये पूरा सील हो जाता है। मतलब ये एक बार ऐसा आप जैसे देखे होंगे, तो ये आपका तेल का टंकी है, मतलब आपका गाड़ी का तेल टंकी है, आप इसमें से डाल दिए नोजल, पेट्रोल जो डालने वाला, ऐसे आप डाल के छोड़ दिए, पेट्रोल गिर रहा है, इसमें हवा है, हवा से बाहर पेट्रोल बहुत सारा निकलता भी रहता है। ऐसी कहानी सीएनजी में नहीं होता। सीएनजी का जो गाड़ियों का सीएनजी का जो नोजल पंप होता है ऐसे होता है, ये पूरा पैक होता है, रबड़ की बनी होती है, अंदर पूरा पैक होता है। इसमें क्या करते हैं, एक पतली नीडल टाइप का, जब आप पेट्रोल पंप पे देखेंगे उसका नोजल पंप जो होता है मोटा सा होता है, बड़ा सा, उसमें जो होता है सीएनजी में पतली सी होती है, ऐसे हाथ वाला सेम रहता है, पर आगे पतली नीडल से रहती है, और उसमें क्या करते हैं, इसमें जबरदस्ती इसमें पीस करते हैं, ये रबड़ से पूरा पैक रहता है। और तब इधर पीछे से जो होता है वो सीएनजी गैस लिक्विड स्टेट में डाली जाती है, जो होता है लिक्विड में डाला जाता है। जैसे आप देखे होंगे एलपीजी गैस भी जो है लिक्विड में रहता है, उसके अंदर भरा रहता है। तो उसी तरह से क्या होता है कि इसमें जब सीएनजी जो होता है, आपको बताएं, ये सीएनजी जब वो व्यक्ति चोरी करने गया, कई बार बच्चे पूछते हैं कि अच्छा उसको क्यों रबड़ से पैक रखते हैं, तो पैक रखने के पीछे क्या रीजन होता है, तो उसके पीछे रीजन होता है, क्योंकि जो व्यक्ति चोरी करने गया तो उसको तो आदत है ऐसे डब्बा पाइप निकालेगा, डब्बे में डाल लेगा। मतलब ये आपका, अगर मान लो उसके पास अगर ये गैलन रखा है, तो इसमें पाइप ऐसे निकाला और डाल दिया, उसको तो पता नहीं है कि सीएनजी है कि पेट्रोल है, वो तो समझेगा कि पेट्रोल ही है। तो यहां से लीकेज होगा ना, यहां से हवा बाहर आ सकता है, जा सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो अगर ये सीएनजी होगा, CH4 होगा, अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो आपको पता है क्या होता है, यहां से CO2 और H2O बनता है। ये CO2 जो होता है वो बाहर निकल जाता है और साथ में हीट एनर्जी निकलता है। अब देखो, ये CO2 जो होता है वह हवा के रूप में यहां से क्या करेगा, बाहर निकल जाएगा। यहां से चला था CH4 और इकट्ठा क्या होता है, यहां पे CO2 तो बाहर निकल गया, तो इकट्ठा होता है यहां पे पानी। मतलब भरने तो गया था सीएनजी अपने डब्बे में, लेकिन भरा क्या, पानी, CO2 बाहर निकल गया। तो चोरी करने गया, अब वो पानी भर लिया और लगा कि हम तो पेट्रोल चोरी कर लिए, उसको पता है नहीं कि सीएनजी है उसमें, गया जाएगा अपने गाड़ी में भर लेगा, और गाड़ी में भारी भरने के लिए पेट्रोल के बदले में क्या भर लेगा, पानी भर लेगा। तो इसीलिए सीएनजी जो होता है ये चोरी करने वाला भी गैस नहीं होता, आप चाहो कि हम चोरी कर लें ऐसा भी नहीं है, इसलिए बड़े सुविधाजनक वाला भी होता है। और देखो, जब बर्निंग करता है तो एनर्जी निकलता है, इस एनर्जी से गाड़ी चलती है, पानी निकलता है, जमीन पर गिरता है। देखिए आप जितनी भी सीएनजी की गाड़ियां होती हैं उनसे पानी टपकता रहता है, आप कभी गौर करिएगा, उनके साइलेंसर से पानी जो होती है वो टपकती रहती है, बिंदु बुंद, ठीक है। और CO2 जो होता है वो एटमॉस्फेयर में निकलता है। अब CO2 एटमॉस्फेयर में निकलेंगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे हैं उसको क्या करेंगे, यूज कर लेंगे, अपना खाना बनाने में हमको ऑक्सीजन दे देंगे, तो कितना बेनिफिशियल है। एनर्जी निकला, गाड़ी चला,
पानी निकला, जमीन की पानी लेवल मेंटेन रहता है, एटमॉस्फेयर में वाटर की कोई दिक्कत नहीं है, बारिश बरसो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और CO2 निकलेगा तो प्लांट पौधे पेड़ पौधे यूज कर लेते हैं। तो इस तरह से ये काफी बेनिफिशियल काम करता है, बहुत फायदेमंद चीज होता है। तो ये हमारे पास CNG का होती है कहानी। अगर आप देखें CH3CH2H5 यानी कि CH3CH2OH एथेनॉल, ये जो है आप जितने भी लोग शराब पीते हैं ना, मारते हैं ना पैक पर पैक, उस पैक पर पैक में जो अल्कोहल होता है वही एथेनॉल होता है, CH3CH2OH। ये इसको हम लोग एथेनॉल या इसी को हम लोग कहते हैं एथिल अल्कोहल। एथेनॉल इसका IUPAC नहीं बल्कि कॉमन नाम है, हम IUPAC लिख दिए, सॉरी, ये कॉमन नाम है। और इसका IUPAC जो होता है उसको हम लोग कहते हैं एथेनॉल जो है वह इसका IUPAC नाम ही है, और एथिल अल्कोहल जो होता है वह इसका कॉमन नाम है। तो एथेनॉल इसका IUPAC है और एथिल अल्कोहल जो होता है उसका कॉमन नाम होता है। तो इसको हम लोग शराब पीते हैं ना, अल्कोहल पीते हैं ना, कब पी के एकदम टुल्ट हो जाते हैं, वो जो होता है वह एथिल अल्कोहल होता है। क्लोरोफॉर्म की अगर बात करें, CaCl3 कार्बन ट्राइक्लोराइड, ट्राइक्लोरोमेथेन, ये जो होता है आपको बताएं, ये बड़ा खतरनाक गैस होता है। इसका यूज उपयोग जो होता है वो जनरली लोगों को, मतलब कि किसी भी ऑर्गेनिज्म को बेहोश करने के लिए, अनकॉन्शियस करने के लिए इसका यूज की जाती है। मतलब उसको बेहोश में डाल दो, और आपको बताया कि अगर ज्यादा सूंघा दोगे ना तो निकल भी जाता है, मतलब वो मर भी जाता है। तो इससे डोज, एक लिमिट डोज दी जाती है क्लोरोफॉर्म को, जो खासकर लोग इसी क्लोरोफॉर्म का जो सूंघा कर, आप एनेस्थीसिया का नाम सुना होंगे, जहां पे लोग बेहोश की जाती है। तो ये क्लोरोफॉर्म, एनेस्थीसिया, जितनी भी चीजें होती है सब लोगों को बेहोशी देने में की जाती है। वही आप ज्यादा डोज ले लेते हैं तो लोग हमेशा के लिए बेहोश हो जाते हैं, फिर उठते ही नहीं है। ये सारे जो होते हैं कॉम्प्लेक्स होते हैं। अब जरा आपको बताएं, ये जो कार्बन होता है, ये कार्बन बड़ा अजीब गरीब का एलिमेंट होता है। वो कैसे? कहते हैं कि अगर मान लो कि इसके साथ के जितने भी एलिमेंट हैं, वह हाइड्रोजन हो, हीलियम हो, लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरान हो, ये जितने भी एलिमेंट हैं इसके साथ वाले, इनकी कहानी और इससे कहानी बिल्कुल अलग अलग होता है। वो कैसे? कि किस तरह से इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इनकी स्टोरी क्यों अलग होती है, इनके बीच में बॉन्डिंग बनती है तो कैसे बनती है, ये किस तरह से इनका मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट पर इफेक्ट पड़ता है, हम आपको मिलेंगे जब अगले क्लास में तो उसको आपको बताएंगे। ठीक है, आप थोड़ा सा धैर्य होकर, आप आज की कहानी आपको बड़ी इंटरेस्टेड लगी होगी, आप जब लेक्चर देखिएगा, जहां आपको लगेगा कि हाँ कुछ चीजें हमको अच्छा लगेगा, उसको आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, और वीडियो देखने के बाद आप इसको हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ताकि आप अगर कोई सजेशन होगा तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि सर आप इसमें थोड़ा सा और इम्प्रूव करिए, ये चीज़ें हमको नहीं समझ में आया है तो उसको आप दोबारा समझा दीजिए। इस चीज़ को आप जब बताएंगे तो हम आपको अधिक से अधिक और कोशिश करेंगे कि आपको हम और अच्छे तरीके से बता सकें। तो उम्मीद करते हैं कि आप जरूर कमेंट बॉक्स में हमारे बताएंगे कि आपको कैसा लगा। ठीक है, चलिए आज इतना ही। थैंक यू सो मच।